नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रिजम्पशंस. प्रिजम्पशंस क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिस्क्राइब है कि इफ दीज थिंग्स आर नॉट गिवन देन वी प्रिज्यूम, इफ एनी कॉन्ट्ररी इज नॉट प्रूफ देन वी प्रिज्यूम थिंग्स. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस. Until contrary is proved, it is presumed that negotiable instrument was accepted within reasonable time. Acceptance सबसे पहले क्या होता है? Acceptance का मतलब है फॉर एक बिल बना है फॉर एग्जाम्पल, तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को जैसे कि ए ने बी पे बनाया है तो बी हैज टू एक्सेप्ट, बी ने क्रेडिट पे गुड्स लिए थे तो नाउ बी हैज टू एक्सेप्ट द बिल, देन ओनली इट विल बिकम अ वैलिड बिल. ओके, अब जो एक्सेप्टेंस है वो रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए, ये हमारा प्रिजम्पशन है. अब रीजनेबल टाइम क्या होता है? रीजनेबल टाइम होता है आफ्टर इशू बट बिफोर मेच्योरिटी, यानी कि इशू होने के बाद और मेच्योरिटी की जैसे कि 3 मंथ्स की उसके टाइम पीरियड है तो उससे पहले उससे एक्सेप्ट हो जाना चाहिए. ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. कमिंग अपॉन टू टाइम ऑफ ट्रांसफर. वी नो दैट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड, लेकिन उसका ट्रांसफर का भी एक प्रिजम्पशन है कि दैट शुड बी ट्रांसफर्ड बिफोर मेच्योरिटी, यानी कि जैसे कि 3 मंथ का पीरियड है, अगर 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते. तो इट इज प्रिज्यूम दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज ट्रांसफर्ड बिफोर मेच्योरिटी. ओके, फिर है कंसिडरेशन. कंसिडरेशन वी नो, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि इट इज प्रिज्यूम्ड दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज मेड, ड्रॉन, एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड फॉर अ रीजनेबल कंसिडरेशन. तो कोई कंसिडरेशन होगी जिसकी वजह से ये बनाया गया है या एक्सेप्ट किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, एंडोर्स किया गया है, तो कोई रीजन होगा उसके पीछे. ओके, सो वी हैव स्टैम्प. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया है या लॉस्ट हो गया है तो इट इज प्रिज्यूम दैट अ डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज ड्यूली स्टैम्प, यानी कि दोनों पार्टीज ने उसे स्टैम्प कर दिया था. ओके, कमिंग अपॉन टू द नेक्स्ट, होल्डर इन ड्यू कोर्स. सबसे पहले होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब समझते हैं. आप देखिए क्या होता है कि जैसे कि ए, बी और सी 3 पार्टीज हैं, ठीक है. ए ने एक बिल बनाया है बी पे जो बी ने एक्सेप्ट कर लिया. अब ए ने वो बिल सी को एंडोर्स कर दिया, ठीक है. तो यहाँ पे सी हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स है जो कि एक बोनाफाइड ट्रांसफरी है जिसने गुड फेथ में किसी कंसिडरेशन के लिए बी से इस बिल को ले लिया है, ठीक है. यानी कि पेमेंट जो बी को ए को करनी थी ट्रांसफर होने के बाद अब उसकी पेमेंट सी को मिलेगी. तो सी हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स. अब इस पर डिटेल में पढ़ेंगे और, बट यहाँ पे प्रिजम्पशन ये कहती है कि अगर कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं की गई है तो जो होल्डर है, जैसे कि पहले हमारे केस में ए था, अगर सी नहीं है तो ए ही होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, यानी कि इट इज प्रिज्यूम दैट होल्डर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स ओनली. अभी प्रिजम्पशन क्यों है? क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स को कुछ एडवांटेजेस दी गई हैं लॉ से, तो अगर ये प्रूव नहीं होता कि कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है तो जो हमारा होल्डर है वही होल्डर इन ड्यू कोर्स है. ओके, अब कमिंग अपॉन टू प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट. दिस पॉइंट इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 119. अब सबसे पहले प्रोटेस्ट का मतलब समझ लेते हैं. प्रोटेस्ट क्या होता है? जैसे कि एक बिल जब डिसऑनर हो जाता है तो नोटरी पब्लिक उससे हम लोग रजिस्टर कराते हैं कि हाँ ये बिल था हमारा या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये डिसऑनर हो गया. तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स जब हम देते हैं कि क्यों डिसऑनर हुआ तो उस प्रोसेस को नोटिंग कहते हैं. और जब नोटरी पब्लिक उससे डिसऑनर के जो फैक्ट्स हैं वो अटैच कर देता है, प्रूफ कर देता है, तो उसे प्रोटेस्टिंग कहते हैं. तो यहाँ ये कहता है, लॉ कहता है कि इन अ सूट अपॉन एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज बीन डिसऑनर्ड the court shall on proof of protest presume the fact of dishonor unless and until such fact is disproved. यानी कि जब कोई बिल डिसऑनर होता है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि जो नोटरी पब्लिक में उससे जो भी प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट दिया है वही एक्चुअल प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट है. लेकिन जब तक यानी कि जो प्रोटेस्ट है operates as a prima facie evidence to the contrary, but is
ओपन टू बी रिब्यूटल बाय अदर साइड. हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि जो हमारी अदर पार्टी है वो उससे मतलब नहीं नेगोशिएट करती है उसके तो वो उसका रिब्यूटल कर सकती है, उसके खिलाफ कर सकती है, लेकिन जनरली प्रिज्यूम कोर्ट ये करती है कि जो भी प्रोटेस्ट में दिया गया है वही एक्चुअल मतलब रीजन है डिसऑनर के लिए. ओके, नाउ कमिंग अपॉन टू ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट. इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एंडोर्समेंट वर मेड इन सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर. अब जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमारी एंडोर्समेंट ए बी सी को आती है, तो वी विल प्रिज्यूम कि सबसे पहले ये एंडोर्समेंट ए को हुई, फिर बी को हुई, फिर सी को हुई. लेकिन अगर कोई कॉन्ट्ररी है तो ये प्रिज्यूम नहीं की जाता, लेकिन जनरली इट इज प्रिज्यूम दैट जिस ऑर्डर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट का नाम आ रहा है उसी ऑर्डर में एंडोर्समेंट की गई थी. ओके, कमिंग अपॉन टू डेट. डेट क्या होता है कि इट इज प्रिज्यूम दैट इफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डेटेड इट वॉज मेड ऑन सेम डेट. अगर कोई कॉन्ट्ररी नहीं है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जिस डेट पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ डेट है उस पे उसी दिन वो बनाया गया था. सो दीज वर द प्रिजम्पशंस रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट.